नमस्कार। डीसी पॉलिटिकल डायरी में आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 मई 2026। पिछले कुछ दिन में कोई न्यूज़ लेके नहीं आ पाई थी, लेकिन अभी मैं आप लोगों को आज एक स्पेशल टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने आई हूँ। आज के मेरी टॉपिक है कि बंगाल में इलेक्शन के बाद बांग्लादेश इतना परेशान क्यों है। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी फिलहाल जो 9 तारीख गए हैं, 9 तारीख जो बंगाल के अभी सीएम के जो शपथ ग्रहण सेरेमनी है, उसमें शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल का सीएम का जो पोस्ट है उसको एक्सेप्ट किया है और शुभेंदु अधिकारी जी को बंगाल का सीएम बनाया गया है, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब मुद्दा ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी थी। अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो आपको पता होगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम जितने भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं बंगाल में, जैसे महाकर्ण बिल्डिंग हो गया, राइटर्स बिल्डिंग, विधानसभा भवन, शहीद मीनार, हर एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग को पूरी तरह से सैफरॉन यानी कि भगवा कलर का बना दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी बंगालीज के लिए, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम बंगाल में बीजेपी सरकार आए हैं। अब मुद्दा यह आता है कि बंगाल में बीजेपी सरकार आई है तो बांग्लादेश इतने परेशान क्यों है। अब इस बात को समझने के लिए हमें इतिहास का पन्ने को पलटना पड़ेगा और जाना पड़ेगा अतीत में, और उस दौर में जब इंडिया आजाद हो रहे थे। ये 1947 की बात है, जिस टाइम पे एक इंडिया में एक तरफ थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे तरफ थे मोहम्मद अली जिन्ना, और इन दोनों को बनना था प्राइम मिनिस्टर। और इन दोनों ने खुद को प्राइम मिनिस्टर बनाने के चक्कर में इंडिया के साथ एक एक इंसिडेंट उन्होंने करवा दिया, जिस इंसिडेंट का आज भी हमें भुगतना पड़ रहा है। वो था इंडिया को पार्टीशन कर दिया गया था। इंडिया को कट करके एक तरफ पाकिस्तान और दूसरे तरफ बांग्लादेश, ये दोनों कंट्री बनवाया गया था स्पेशली फॉर द मुस्लिम्स। अब मुद्दा ये आता है कि उस टाइम पे अगर पार्टीशन होगा, और आपको तो पता ही है कि पार्टीशन के दौरान क्या क्या हुआ था, वहां पे इतने सारे मौत, इतनी डेथ्स, इतना सब कुछ इंसिडेंट हुआ था। लेकिन उसके बाद पार्टीशन हुआ, लोग अपने अपने कंट्रीज में शिफ्ट हो गए। जैसे कि ये कहा गया था कि जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान है वो स्पेशली मुस्लिमों के लिए बनाया गया, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी गौटक केस बनाया गया। जब पार्टीशन हिंदू और मुस्लिम के वजह से किया गया था, विभाजन हुआ था, तो उस हिसाब से इंडिया को पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बिल्कुल मुस्लिम राष्ट्र बना था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान को तो मुस्लिम राष्ट्र बना दिया, लेकिन इंडिया को इन्होंने हिंदू राष्ट्र नहीं बनाई। इंडिया को क्या बना दिया, सेक्युलर कंट्री। मतलब यहाँ पे कोई भी आके रह सकता है, मतलब काइंड ऑफ धर्मशाला। एक तरफ तो इंडिया में कांग्रेस ने ये काम किया, दूसरे तरफ था बांग्लादेश और पाकिस्तान। हालांकि उस टाइम पे बांग्लादेश नहीं था, उस टाइम पे पूरा ही पाकिस्तान था। लेकिन बाद में 1971 में एक लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश में उर्दू लैंग्वेज को कंपलसरी किया जा रहा था, इसलिए वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद शेख मुजीबर रहमान उनके नेतृत्व में बांग्लादेश एक अलग स्टेट से पहचान पाए। अब उस पूरे पीरियड में इवन आज तक इन लोगों के एक षड्यंत्र हमेशा से चला है, वो है इंडिया को कैप्चर करने का। आपने एक टर्म सुने होंगे हमेशा, कुछ स्पेशल कम्युनिटीज के मुंह पे, गजवाए हिंद। तो गजवाए हिंद क्या होता है, वो है इंडिया को कैप्चर करना या फिर इंडिया को मुस्लिम कंट्री बना देना, दिस काइंड ऑफ दैट। तो यहाँ पे उनका क्या एक टेंडेंसी था कि जितने भी लोगों को घुसपैठी है उसको बांग्लादेश से इंडिया में घुसाते रहना है, ऐसे करके मुस्लिम्स इंडिया में पूरा फैल जाए, और उसके बाद क्या होगा, वो बसने लग जाए, और एक टाइम पे जो हिंदू है वो इंडिया का माइनॉरिटी बन जाएगा और मेजॉरिटी मुस्लिम समुदाय बन जाएंगे। और एज यूजुअल इसमें क्या होगा, फिर इंडिया भी एक मुस्लिम कंट्री बन जाएगा और हिंदू पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दैट वाज द मेन कंस्पिरेसी, और पिछले इतने सालों से यही कंस्पिरेसी में बांग्लादेश काम किए जा रहे थे। अब क्रोनोलॉजी अगर मैं देखूं कि
बांग्लादेश हमेशा से क्या करना चाहते थे कि अपने देश से जितने भी सारे रोहिंग्या है उनको इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया के अंदर ट्रेस पास करा देना है। ट्रेस पास इन द सेंस जैसे इंडिया के अंदर ये लोग घुस सके। लेकिन रियलिटी क्या था उस टाइम पे, जो अब यहाँ पे हमें थोड़ा जियोग्राफी समझना पड़ेगा। जो बंगाल है, बंगाल का जो जियोलॉजिकल पोजीशन है, जियोग्राफिकल पोजीशन है, वो है बिल्कुल वेस्ट बंगाल, यानी कि इंडिया का जो वेस्ट बंगाल स्टेट है उसके साथ सटा हुआ है। मतलब एक बहुत लंबे बॉर्डर लाइन बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल शेयर करते हैं। तो इसलिए वेस्ट बंगाल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिर्फ अपने कल्चर और अपने संस्कृति, अपने सभ्यता के लिए नहीं। बंगाल बेसिकली इकोनॉमिकली भी है, फाइनेंशियली भी बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा बंगाल का जो सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंस है वो है सिक्योरिटी। क्योंकि जो मैंने आपको बताया अभी, बांग्लादेश के साथ बंगाल एक बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर का अपना शेयर करता है। तो इसी बॉर्डर से बांग्लादेश का जो अब जैसे क्या था, बंगाल और बांग्लादेश का लगभग कल्चर सेम ही है, क्योंकि बंगाल को ही डिवाइड करके बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल बनाया गया था। तो जैसे कि कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, तो इसी का फायदा उठा के क्या किया जा रहा था, बांग्लादेश लिटरली लोगों को ट्रेस पास करवा रहे थे। ठीक है, रोहिंग्या मुस्लिम जिनको बोला जाता है उनको इंडिया में, अब वो क्या कर रहे थे, बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करके बंगाल में घुस रहे थे पहले। उसके बाद बंगाल में कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स वो लोग बना लेते थे, जो कि हमारे जैसे इंडिया का वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, सब बनवा के फिर वो क्या कर रहे थे, बंगाल से धीरे धीरे इंडिया के दूसरे हिस्सों में माइग्रेट कर रहे थे, जैसे गुजरात, दिल्ली, हर एक जगह पे पूरे माइग्रेट कर रहे थे। और ये चीज लगभग सब बहुत सालों से चल रहे थे, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंस के बाद से यही चीज चल रहा था। और इस पूरे सिचुएशन में बंगाल का जो अब तक के गवर्नमेंट है वो साथ दे रहे थे। 34 ईयर्स लेफ्ट यानी कि सीपीआईएम, उन्होंने बंगाल में राज किया, और पूरे लेफ्ट गवर्नमेंट, ये जो पूरे प्रोसेस है बंगाल बांग्लादेशी रोहिंग्या को इंडिया में घुसाने का, उसमें पूरी तरह से इन लोगों ने साथ दिया और घुसाते रह गए। क्योंकि बंगाल का एक बड़ा हिस्सा है जिसपे जो बीएसएफ वालों को जो एक बॉर्डर में कांटा तार लगाना था, ठीक है, फेंसिंग करना था, वो फेंसिंग बंगाल के जो अभी तक के सरकार थे उन्होंने कभी करने ही नहीं दिया, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक के लिए, अब ऑब्वियसली बात है, जिनको जो रोहिंग्या घुस रहे थे इंडिया में इलीगली, वो सारे थे बंगाल के जो अभी पिछले गवर्नमेंट थे, चाहे वो सीपीआईएम हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, दोनों के वोट बैंक थे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो सरकार उनको पनाह दे रहे हैं वो तो उनको ही वोट देंगे। तो ये दोनों सरकार बंगाल में क्या कर रहे थे, अब तक अपने वोट के चक्कर में इन रोहिंग्या को पनाह दे रहे थे। उनका पूरा जो सिस्टम था, वो पूरा सिस्टम इन रोहिंग्या को इनके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ये सब कुछ बनवाने के लिए इनको हेल्प करते थे। तो इस तरह से ये जो सरकार है, टीएमसीपी और सीपीआईएम, दोनों के दोनों बंगाल के जो सरकार थी, बंगाल ये पूरे इंडिया के लिए एक थ्रेट बन चुका था। क्योंकि इतने सारे जो हादसा इंडिया में होता है ना, कहीं पे बॉम्बिंग हो रहा है, कहीं पे ब्लास्टिंग हो रहा है, कहीं पे ट्रेन में, आपने देखा होगा न्यूज में दिखा रहा है, ट्रेन में सिलेंडर रख दिया है, कहीं पे किसी का घर जला दिया है। ये जितने भी सारे आपके जो आतंकवादी कार्यक्रम होते हैं, ये सारे मेनली, मोस्टली, मैं ये नहीं बोलूंगी सारे के सारे, बट मोस्टली ये लोग करते हैं, जो रोहिंग्या वगैरह आते हैं बंगाल से, बांग्लादेश से। अब इशू क्या हो गया, बीजेपी है पूरी तरह से हिंदुत्ववादी, और बीजेपी सरकार ये जो ट्रेस पासिंग का है ना, इसको बिल्कुल भी बीजेपी अलाउ नहीं करते हैं। अब जैसे बंगाल इलेक्शन से पहले क्या हुआ था, एसआईआर में आपने देखा था किस तरह से टीएमसीपी और हर एक कांग्रेस, टीएमसीपी, हर एक जो इंडी गठबंधन, ये एकदम पागल हो चुके थे। क्योंकि ये पूरे इंडी गठबंधन का ये है एक वोट बैंक, क्योंकि इन्हीं के वोट से ही, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीआईएम हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसीपी, ये सब इन्हीं के ऊपर बेस करके, क्योंकि सारे ये हिंदू विरोधी है। तो ऑब्वियसली बात है, ये सारे रोहिंग्यास के ही वोट्स को ये लोग चाहेंगे। अब जैसे केरला को ही देख लीजिए, केरला में जो गवर्नमेंट फॉर्म किया है, अगर आप उसके थोड़ा सा चेक करोगे ना परसेंटेज, तो हिंदू वहां पे माइनॉरिटी हो गया है। मतलब जो
आपके एमएलए जो सीएम का जो कैबिनेट्स है ना, नंबर ऑफ एमएलएज में हिंदू जो संख्या है वो 30% के बराबर का है, और बाकी 60% से ऊपर आपके दूसरे कम्युनिटी का है जो है ही नहीं, और वहां पे कांग्रेस सरकार है। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि अगर बाई चांस कांग्रेस सरकार इंडिया में आ जाए तो क्या हाल होगा, मतलब हिंदुओं का क्या हाल हो सकता है। वो अभी रिसेंट जो कैबिनेट इन लोगों ने बनाया है केरल में, वो उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। तो ऑब्वियसली बात है, ये लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि हाँ भाई ये क्यों हो गया, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्ववादी है और वो बिल्कुल इन रोहिंग्या को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इसीलिए अब, और एक मतलब एक काउंटिंग निकला है, परिसंख्यान निकला है, उसके अकॉर्डिंग इस वक्त बंगाल में पूरे जो ये रोहिंग्या घुसे हैं ना बांग्लादेश से इंडिया में, वो पूरे इंडिया में फैल चुके हैं और अपने फैमिली बनाया है, शादी करके बच्चे बच्चे बना के लगभग 10 करोड़ के आसपास रोहिंग्या आबादी है पूरे इंडिया में इस वक्त। मतलब सोच लीजिए 10 करोड़। अब ये आबादी कहीं पे जिहाद कर रहे हैं, कहीं पे, वैसे तो ये आपके नौकरी तो खा ही रहे, नौकरी खा रहे, राशन खा रहे, जितने भी सरकारी सुविधाएं हैं वो खा रहे, सब कुछ ले रहे हैं, ठीक है। ऊपर से ये जितने भी सारे आतंकवादी काम है हिंदुओं के अगेंस्ट वो भी कर रहे हैं, हिंदुओं के जगह कैप्चर कर रहे हैं, जमीन सब कुछ कैप्चर कर रहे हैं इस तरह से घुस के, प्रेस पासिंग करके। तो अब बीजेपी सरकार जैसे आया है तो उन्होंने क्या बोला है कि बीजेपी सरकार बंगाल में ये जो ट्रेस पासिंग है, इस पूरे ट्रेस पासिंग को उन्होंने स्टॉप करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी कर चुके हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जब से सत्ता में आए हैं बंगाल में सीएम के पद में, आते ही उन्होंने सबसे पहले जो काम किया है वो है बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन दे दिया है, ताकि बांग्लादेश में जो लगभग एक बड़ा सा हिस्सा, ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फेंसिंग है ही नहीं, होने ही नहीं दिया है, और वहां से पूरा ट्रेस मतलब चलते रहते हैं, जितने भी बांग्लादेशियों का आवाजाही है वो चलते रहते हैं। तो एसआईआर के दौरान तो काफी सारे बांग्लादेशी भागने लगे हैं वहां से। लेकिन अब क्या है, बांग्लादेशियों को मिल चुका है अल्टीमेटम, क्योंकि अब क्या है, ये जो बॉर्डर लाइन है बीजेपी के अंडर आ चुका है, और इस वक्त क्या होगा, जितने भी रोहिंग्या है अभी पूरे इंडिया में, इनको छाट छाट के निकाला जाएगा और उनको बांग्लादेश में रिटर्न पुश बैक किया जाएगा। तो इस चीज से बांग्लादेश हो गया है परेशान, क्योंकि इनका क्या प्लान था, इनका प्लान था कि ऐसे ही रोहिंग्या घुसा के, जैसे मैंने आपको बताया कि इनको पूरे इंडिया को कैप्चर करने, अब तो वो होने से रहे। और ऑपोजिशन क्यों चिल्ला रहे, क्योंकि उनका वोट बैंक है, अगर रोहिंग्या चले जाएंगे तो उनका वोट कहां से मिलेगा हिंदुओं के अगेंस्ट। तो ये हो गया है बांग्लादेश की सरदर्दी, इवन इनके सरदर्दी इस लेवल पे हो चुका है, आप सोचिए कि एक मौलाना बांग्लादेश के जो सांसद है, उन्होंने तो बड़े पार्लियामेंट में ही बोल दिया कि अगर बीजेपी सरकार आ जाते हैं बंगाल में तो बांग्लादेश के लिए बड़े टेंशन वाली बात हो जाएगी, और इसलिए बांग्लादेश में सबको उसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। तो आप चीज बताइए, एक इंडिया तो एक पड़ोसी देश है, जस्ट लाइक भूटान, नेपाल, ठीक है, अगर भूटान, नेपाल या फिर कहीं और सत्ता पलटते हैं तो इतना क्या टेंशन वाली बात हो जाती है किसी के लिए कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, जो जो कि बांग्लादेश में हो रहा है। इंडिया के सत्ता भी नहीं पलटे हैं, एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, उसका सत्ता पलट गया है। तो इतनी सी बात पे बांग्लादेश के जैसे एकदम आफत आ पड़ी, वो समझ में नहीं आ रहे उनको कि हम करें तो करें क्या अब, क्योंकि अब तक जो चीज इलीगली चल रहा था वो तो बंद हो गया, अब जितने भी आतंकवादी कार्यक्रम है। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, ये जो चंद्रनाथ रथ है, जिनका जो पीए थे शुभेंदु अधिकारी के, जिनका मर्डर हो गया शपथ ग्रहण से कुछ दिन पहले, उनको जो जिस पिस्टल से अभी इन्वेस्टिगेशन में निकला है, जिस पिस्टल से उनको मारा गया था वो इंडिया के था भी नहीं, उसको इंडिया में लाया गया था, ठीक है। और मोस्टली ऑस्ट्रियन एक रिवॉल्वर है, ठीक है, बहुत ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न एक ऑस्ट्रियन रिवॉल्वर है, उससे उनका मर्डर किया गया था। और वैसे आम लोगों के पास वो मिलता ही नहीं है, वो बहुत रेयर है, और हाई रैंक्ड ऑफिशियल के पास ही वो होते हैं पिस्टल। अब बात यह है कि वो आया कहाँ से, जाहिर सी बात है एक ही जगह है जहां से वो ट्रेस पास होके घुस सकता है, वो है बंगाल। और इतनी इलीगल एक्टिविटीज वहां पे चल रहे थे बांग्लादेशी, कभी रोहिंग्या घुसा देना, कभी आतंकवादी काम करवा लेना, कभी डेमोग्राफी चेंज कर देना, मतलब देयर सो मेनी थिंग्स। इवन जब ममता बनर्जी ने ये बोल दिया कि भाई हम
रिजाइन नहीं देंगे सीएम पद से, उस टाइम पे बांग्लादेश के से आवाज निकला, मतलब बांग्लादेश के लोगों ने आवाज उठाया कि ममता बनर्जी आप वेस्ट बंगाल को आजाद घोषित कर दो। मतलब समझ लो कितनी डेंजरस बात है। बांग्लादेशी प्रोवोक कर रहे हैं ममता बनर्जी को कि आप वेस्ट बंगाल को आजाद घोषित कर दो, मतलब इंडिया से अलग हो जाओ आप, हम पूरे 25 करोड़ बांग्लादेशी आपके साथ हैं। मतलब जस्ट थिंक, सोचिए आप कितने भयंकर लेवल के टेररिस्ट है ये लोग। और मोर ओवर एक तरफ तो ये चल रहा है और दूसरी तरफ क्या है, हमारी इंडी गठबंधन के जो अखिलेश यादव है वो चले गए ममता बनर्जी को कंसोल करने के लिए, उनको तो एक तसल्ली देने के लिए कि आपने बहुत अच्छा किया। मतलब ये सोचने वाली बात है कि जहां हिंदुत्ववादी सरकार आ रहे हैं, जब हिंदू के फेवर में कोई सरकार आ रहे हैं, तो एग्जैक्ट कौन कौन, चाहे वो देश हो, चाहे वो देश के अंदर के लोग हो, चाहे वो अंदर के पार्टी हो, कौन कौन इस चीज के अगेंस्ट है और कौन क्या कर रहे हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खतरा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि पहले तो देश रहेगा, उसके बाद तो बाकी सब कुछ है। कल को आके अगर यही रोहिंग्या ने पूरे कंट्री में, क्योंकि एक चीज सोचिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी ये जो रोहिंग्या है ये बेसिकली बहुत आतंकवादी कार्यक्रम करते हैं, लाइक ट्रेन पलटना ये सब। अब सपोज मान लीजिए किसी दिन किसी रोहिंग्या ने किसी ट्रेन को पलट दिया, तो उसके अंदर तो जितने पैसे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कुछ ना हो, ठीक है, सब मरेंगे, नो डाउट। देश के नागरिक मरेंगे, उनके लिए यही एक है मैटर कि भाई ये इंडिया के ग्रोथ को इसको खत्म करो और किसी तरह से इंडिया को कैप्चर करना है, तो ये उनके मंशा है। और हमें किसी भी कीमत पे कि इस मंशा में कामयाब होने नहीं देना है, जो कि बांग्लादेश का है। ऑलरेडी कोलकाता के लोग, बंगाल के लोग, जो बंगाली है, उन्होंने बांग्लादेश का जो ये मनसा है उसको एकदम से तबाह कर दिया है अपने वोटों से, बीजेपी को वोट देकर। एक तो खुद भी भयमुक्त हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि पूरी इंडिया के लोग आज बंगाल के लोगों के ऊपर एक आभारी है कि उन लोगों ने ममता सरकार को वापस नहीं लाया। क्योंकि आज अगर ममता सरकार वापस आ जाता तो फिर सच में वो देश के लिए बहुत बड़ी थ्रेट हो जाती, क्योंकि बांग्लादेशी उस टाइम पे वहां के हिंदुओं को तो मार ही डालते, वो तो है ही, प्लस इस इतने लेवल पे रोहिंग्या इंडिया में घुसा देते ना कि अब धीरे धीरे पूरे इंडिया की डेमोग्राफी चेंज होने लग जाता। तो यही मेन खतरा था जिस चीज से हम अब बच गए हैं। बट द थिंग इज दैट अभी बंगाल में है बीजेपी सरकार और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में अभी इस जो बांग्लादेशी है इनके बहुत बुरी तरह से इन रोहिंग्याओं का पुशबैक होने वाले हैं। और सच बोलूं तो हिंदुओं को अपनी जमीन, अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा, अपनी देश सरकार की फैसिलिटी सब कुछ वापस मिलने वाले हैं। जो चीज आज तक कुछ इलीगल ट्रेसपासर्स भोग रहे थे वो चीज वापस दोबारा हिंदुओं के हाथ में आने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे इंडिया में जो रोहिंग्या का समस्या था वो भी एक बड़े लेवल पे सॉल्व के कगार पे आ चुका है। अब सब होंगे पुशबैक और जहां का कूड़ा है वहां जाएगा वापस। तो ये है बांग्लादेश के टेंशन। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है और क्या क्या सिचुएशन बांग्लादेश क्रिएट करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम भी देखते हैं कि जैसे बांग्लादेश इंडिया को बात बात पे चैलेंज करते रहते हैं कि इंडिया ने ये किया तो वो करेंगे, ये किया वो किया तो वो करेंगे। तो देखते हैं बांग्लादेश क्या करे, हमारे क्या कर सकता है, कैसे रोकते हैं इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने में। अगर इसी तरह से पूरे देश के लोग एक साथ आ गए और हिंदू राष्ट्र बनाने में खुद के इस तरह से सहयोग करने लग गए, तो सच में ये जो बाहरी थ्रेट्स है ना, जो आतंकवादी थ्रेट है, जो रोहिंग्या समस्या है, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये मेजरली मैं तो बोलूंगी 70 to 75% सॉल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जो विरोधी है ना, जो
सपोर्टर्स है रोहिंग्या के, उनके हाथ में अगर कुछ रहेगा ही नहीं तो कहाँ से वो हिंदुओं को खतरे में डालेंगे। तो बाकी इस मुद्दे पे आपके क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सबसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। नमस्कार।